and which can be sensed by at least which can be sensed by at least one of one of our sense organ, one of our sense organ, और कम से कम आपका एक सेंस ऑर्गन जो है उसे सेंस कर सके, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर जो है बच्चों वो आपका दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है आपका प्योर और दूसरा हो सकता है इम्प्योर। देखो बहुत नॉर्मल सी चीज है, हम लोग ये प्योर और इम्प्योर जो दो शब्द हैं ये अपनी डेली लाइफ में भी हम लोग काफी बार यूज में लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना शुद्ध घी, है ना, तो शुद्ध और अशुद्ध, प्योर और इम्प्योर, इसका मतलब क्या होता है? देखो प्योर का मतलब है जिसमें एक ही तरीके के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो। जैसे अगर मैं कहता हूं पानी, तो इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ H2O ही होना चाहिए, कोई और दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए, तब तो वो प्योर कहलाएगा। पर अगर दो या उससे ज्यादा चीजें उसके अंदर मिक्स हो जाएं, आ जाएं, तो फिर हम लोग उसे क्या कह देते हैं? इम्प्योर कह देते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, ऑन द basis of composition and properties, on the basis of composition and properties, matter is divided into two categories. Matter is divided into two categories, into two categories. पहली कैटेगरी है प्योर, प्योर मैटर। जो पहली कैटेगरी है वो है प्योर मैटर, प्योर मैटर। प्योर मैटर के लिए आप लोग लिख सकते हैं मैटर विच इज मेड अप ऑफ, मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ, ओनली one type of substance, only one type of substance is called pure matter। जो सिर्फ एक ही तरीके के सब्सटेंसेस से बना हो उसे हम लोग प्योर मैटर कह देते हैं। ये प्योर मैटर भी बच्चों दो टाइप्स के, दो क्लासेस में इन्हें हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है आपका एलिमेंट और एक है आपका कंपाउंड। लिखिएगा, on the basis of chemical composition, on the basis of chemical composition, comma, pure substances are classified as, pure substances are classified as, classified as, फर्स्ट पहला प्योर सब्सटेंस है एलिमेंट। पहला जो प्योर सब्सटेंस है बच्चों वो है एलिमेंट। एलिमेंट जो है वो वैसे एक्चुअल में होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। जब एक जैसे बहुत सारे एटम्स आपस में मिल जाएं तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट की डेफिनेशन लिख लो, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। पर लेवोइजियर जो साइंटिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है वो आपको लिखनी है। अगली लाइन में लिखना, अकॉर्डिंग टू लेवोइजियर, LAVOISIER, अकॉर्डिंग टू लेवोइजियर, an element is the basic form of matter, is the basic form of matter
that cannot be broken down, that cannot be broken down into simpler substances, into which cannot be broken down into simpler substances. तो किसी भी मैटर की वो सबसे छोटी यूनिट जिसे आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे ही लेवोइजियर ने क्या नाम दिया? एलिमेंट नाम दिया। ये एलिमेंट्स भी हम लोग बच्चों तीन तरीके के पढ़ते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा, एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, elements can be divided into the following categories, the following categories। पहली कैटेगरी है बच्चों मेटल्स, पहली कैटेगरी है मेटल्स। हाँ जी, देखो एक तो होती है डेफिनेशन और एक होती है प्रॉपर्टी। मेटल्स की डेफिनेशन ये है विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन, ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी रखते हैं उन्हें हम लोग मेटल्स कहते हैं। और फिर इनकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर हार्ड, metals are good conductor of electricity, metals are ductile, metals are malleable, sonorous, etc etc। ये सभी प्रॉपर्टीज हैं जिनके एक्सेप्शंस हो सकते हैं, पर डेफिनेशन जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। तो पहला जो आपने लिखा है मेटल्स, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दोज एलिमेंट्स विच कैन, दोज एलिमेंट्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, which can lose electrons are called metals, are called metals। सेकेंड पॉइंट में मेटल्स के सेकेंड पॉइंट पे लिखो, जनरली मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब चमकदार, लस्ट्रस कॉमा हार्ड, लस्ट्रस कॉमा हार्ड कॉमा गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स कॉमा डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल का मतलब जानते हो, जिसे बीट करके वायर्स में कन्वर्ट किया जा सके, है ना, जैसे एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं, कॉपर के वायर बनते हैं, मेटल्स हैं इसलिए। कॉमा मेलिएबल, MALLEABLE, मेलिएबल का मतलब है जिसे बीट करके शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, मेलिएबल। कॉमा सोनोरस, SONOROUS, मतलब जिसे अगर बीट किया जाए तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। स्कूल में बेल होती है ना, उसे अगर हथौड़े से बीट किया जाए तो कैसे टन 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 आवाज करता है, और बिल्कुल वैसी आवाज जब आप लकड़ी को या फिर अपने टेबल को बीट करते हो तो उसमें नहीं आती, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके एक्सेप्शंस जो है वो हो सकते हैं, जैसे कि एक्सेप्शन लिखो चलो, एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। जानते हो मर्क्यूरी एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि मर्क्यूरी है तो मेटल पर फिर भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मर्क्यूरी के आगे लिख लो, फाउंड इन लिक्विड स्टेट, फाउंड इन लिक्विड स्टेट। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो होता है तुम्हारे लिए गैलियम, GALLIUM, गैलियम। गैलियम एक्सेप्शन इसीलिए है क्योंकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि आप उसे अपनी पाल्म, हथेली पर रख लो तो वो हथेली पे रखते ही पिघल जाता है। इसके लिए लिख दो, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज सो लो, is so low that it
melts over the palm, PALM, melts over the palm. तीसरा जो एक्सेप्शन है मेटल्स में वो है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। दे आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट विद अ नाइफ, दैट कैन बी कट विद अ नाइफ। ठीक है, ये तो हो गए तुम्हारे मेटल्स। दूसरे जो एलिमेंट्स में जो क्लासिफिकेशन है, क्लास है, वो है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स, अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी रखते हैं तो नॉन मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू gain electrons are called non-metals. Tendency to gain electrons are called non-metals. सेकेंड पॉइंट में इनकी वो सभी प्रॉपर्टीज तुम्हें लिखनी है जो तुमने मेटल्स के लिए लिखी, बस मेटल्स का जस्ट उल्टा। अगर तुमने मेटल्स में लिखा था लस्ट्रस तो इनमें लिखो नॉन लस्ट्रस। मेटल्स में लिखा था गुड कंडक्टर तो यहां लिखो पुअर कंडक्टर। मेटल्स में लिखा था डक्टाइल तो यहां नॉन डक्टाइल। वहां लिखा मेलिएबल तो यहां नॉन मेलिएबल। वहां लिखा सोनोरस तो यहां नॉन सोनोरस। फटाफट से लिखो। ठीक है, फिर जैसे तुमने मेटल्स के एक्सेप्शन लिखे थे वैसे ही नॉन मेटल्स के भी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस, पहला एक्सेप्शन है ब्रोमीन, BROMINE, ब्रोमीन। एक्सेप्शन इसीलिए क्योंकि ये भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, फाउंड इन लिक्विड स्टेट, जबकि नॉन मेटल्स या तो सॉलिड होते हैं या गैस, और ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, फाउंड इन लिक्विड स्टेट। सेकंड, दूसरा आयोडीन, IODINE, क्योंकि ये लस्ट्रस होता है, चमकदार होता है। तीसरा है ग्रेफाइट, GRAPHITE, ग्रेफाइट कि ब्रैकेट में तुम कार्बन लिख सकते हो। कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका बना हुआ है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसीलिए एक्सेप्शन है क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और चौथा और आखिरी एक्सेप्शन है डायमंड, जिसके ब्रैकेट में आप कार्बन लिख सकते हैं। डायमंड भी कार्बन का ही बना होता है, और डायमंड इसीलिए एक्सेप्शन है बिकॉज इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस, जबकि नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंसेस, तो ये हो गए तुम्हारे नॉन मेटल्स। तीसरी जो क्लास है एलिमेंट्स में वो है मेटलॉइड्स, METALLOIDS, मेटलॉइड्स। ये वो एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टीज
मेटल और नॉन मेटल के बीच में, इंटरमीडिएट, बीच में कहीं होती है, लिख दो। एलिमेंट्स whose properties are intermediate between, whose properties are intermediate between metals and non-metals. एग्जाम्पल के तौर पर बोरोन, सिलिकॉन, बोरोन कॉमा सिलिकॉन, SiLiCuN एटसेट्रा। तो ये तो साहब आपका पहला प्योर सब्सटेंस हो गया एलिमेंट। दूसरा प्योर सब्सटेंस हम लोग करेंगे कंपाउंड्स। दूसरा जो प्योर सब्सटेंस है वो है कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें दो अलग अलग एलिमेंट्स केमिकली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। केमिकली का मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली रिएक्ट करके बनाते हैं H2O वाटर, तो H2O क्या कहलाएगा? एक कंपाउंड। H2O एलिमेंट नहीं कहलाएगा, H2O क्या कहलाएगा? कंपाउंड। ठीक है। प्योर क्यों है? क्योंकि इसमें अगर आपके पास में पानी भरा हुआ है तो उसमें सिर्फ H2O है, उसके अलावा कोई चीज नहीं है। तो कंपाउंड की डेफिनेशन लिख लो। A substance which is made up of two or more elements, a substance which is made up of two or more elements, two or more elements chemically combined with each other, chemically combined with each other, chemically combined with each other in a fixed ratio, in a fixed ratio is called compound. एग्जाम्पल आप चाहें तो H2O, CO2, CH4, मीथेन एटसेट्रा बहुत सारे लिख सकते हैं। तो बात हुई हमारे प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर की। अभी हम लोग बच्चों बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस या इम्प्योर मैटर। इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर मैटर क्या है? सब्सटेंस मेड अप ऑफ more than two types of substances, more than two types of substances in which all the components are mixed physically, not chemically, are mixed physically, not chemically, not chemically, जिसे आप बच्चों मिक्सचर भी कह सकते हैं। यही डेफिनेशन आपके मिक्सचर की भी है। मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? जिसमें दो या उससे ज्यादा टाइप के सब्सटेंसेस मौजूद हो, पर वो सब्सटेंसेस बच्चों केमिकली मिक्स नहीं होने चाहिए, केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली ही मिक्स होने चाहिए। जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर, जब आप सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर देते हो तो ऐसा नहीं है कि वो सॉल्ट चीनी बन जाएगा, वो अभी भी सॉल्ट ही रहेगा। जो उसका केमिकल फॉर्मूला है वो ही केमिकल फॉर्मूला उसका रहेगा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंसेस फिजिकली मिलने चाहिए, केमिकली नहीं मिलने चाहिए। उसे हम लोग बोल देते हैं इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर।
मिक्सचर भी बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। लिखिएगा, एक लाइन छोड़ने के बाद में लिखिएगा, on the basis of composition, on the basis of composition and their separation, on the basis of composition and their separation, and their separation, mixtures are of two types, mixtures are of two types, mixtures are of two types, two types। इन दोनों टाइप के मिक्सचर्स को हम लोग एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें अपन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी लिख लेंगे, 3-4 पॉइंट अपन लिखेंगे। तो एक टेबल बना लो जिसमें एक तरफ होमोजीनियस मिक्सचर हो और एक तरफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एक तरफ होमोजीनियस मिक्सचर और एक तरफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस के अंदर पहला पॉइंट लिखो, have same composition throughout, have same composition throughout, हर जगह पर बराबर मात्रा में चीजें पाई जाएंगी इक्वल अमाउंट में। जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर को आप मिला दो, मिलाने के बाद में आप सरफेस से जब पानी पियोगे तो भी आपको सॉल्टी ही फील होगा, बॉटम से पानी पियोगे तो भी सॉल्टी फील होगा। पर अगर आप मिट्टी और पानी को मिला करके थोड़ी देर छोड़ दो, अनडिस्टर्ब छोड़ दो, उसके बाद में जब आप ऊपर से सरफेस से पानी निकालोगे तो उसमें पानी ज्यादा और मिट्टी कम होगी, पर नीचे से अगर निकालोगे तो उसमें मिट्टी ज्यादा और पानी कम। तो कॉम्पोजिशन हर जगह पर सेम नहीं होता, ठीक है, हेटेरोजीनियस में। तो होमोजीनियस में तुमने लिखा हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, और उसमें लिख दीजिए डू नॉट हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। हेटेरोजीनियस में डू नॉट हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। सेकेंड पॉइंट, होमोजीनियस में लिखो कंपोनेंट्स मिक्स यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वल अमाउंट में अपने आप मिल जाना, मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, और उसमें हो जाएगा हेटेरो में नॉन यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट पॉइंट, होमोजीनियस में हो जाएगा इट इज जनरली ट्रांसपेरेंट, ज्यादातर दिखने में ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार जैसे देखा जा सकता है। और होमोजीनियस जनरली ओपेक, OPAQUE, एक ट्रांसपेरेंट और दूसरा ओपेक। अगला पॉइंट आपके लिए हो सकता है होमोजीनियस में जनरली दे डू नॉट हैव बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, जनरली दे डू नॉट हैव बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, दे डू नॉट हैव बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप पानी और तेल ऑयल को मिलाओ तो आप देखोगे कि ऑयल जो होगा वो ऊपर रहेगा और पानी नीचे, और इसमें तुम्हें क्लियर कट नजर आएगा कि ऑयल और वाटर की बाउंड्री कहां तक है, मतलब कहां तक ऑयल है और कहां के बाद में वाटर है। और जबकि हेटेरोजीनियस में हो जाएगा जनरली दे हैव बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। जनरली का मतलब है कि हो सकता है और नहीं भी। और होमोजीनियस में नेक्स्ट पॉइंट है दे दे कैन नॉट बी separated by physical means,
सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, जो नॉर्मल फिजिकल मेथड होते हैं उनसे उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, जैसे कि फिल्ट्रेशन। नमक और पानी को डिसॉल्व कर दो, अब तुम अगर छानोगे तो क्या नमक ऊपर रह जाएगा? नहीं रहेगा, और उसमें हो जाएगा जनरली दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, फिजिकल मीन्स। लास्ट पॉइंट है बच्चों एग्जाम्पल। होमोजीनियस में आप लिख सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर। कोई बताएगा मुझे एयर, एयर होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस है? एयर होमोजीनियस है या फिर हेटेरोजीनियस मिक्सचर है? हाँ भाई जल्दी बताओ, एयर होमो है कि हेटेरो है? कृष्णा का कहना है हेटेरोजीनियस। तो कृष्णा तुम्हें एयर के में अलग अलग पार्टिकल नजर आते होंगे, है ये अमोनिया का है, या फिर अगर तुम अपने कमरे में कहीं अगरबत्ती जलाओ तो उसकी सुगंध या जो धुआं है वो बस एक ही कोने में रहेगा, अपने आप पूरी तरीके से एयर पूरी एयर में मिक्स नहीं होगा ना, हेटेरोजीनियस है इसलिए तुम्हारे अकॉर्डिंग। सेम आदित्य के अकॉर्डिंग भी हेटेरोजीनियस है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि एयर जो है इसमें आप लिख सकते सैंड प्लस वाटर या चॉक पाउडर प्लस वाटर या फिर मिल्क, दूध। मिल्क में पानी, प्रोटीन और ऑयल तीनों होते हैं, पर तीनों का कंसंट्रेशन हर जगह पर बराबर नहीं होता। अगर तुमने कभी देखा हो, दूध को कुछ समय के लिए छोड़ दो तो ऊपर वाला दूध पतला होता है, हल्का होता है, नीचे भारी होता है। या जब तुम दूध को सेंट्रीफ्यूगेट करते हो, मतलब दूध में अगर चम्मच डाल करके उसको हिलाओ तो ऊपर झाग बन जाते हैं, वो झाग किसके हैं? वो ऑयल के हैं। अगर बराबर मात्रा में ऑयल हर जगह पर होता तो सिर्फ ये ऑयल सरफेस पर ही नहीं होता, नीचे भी जो ऑयल है उसका अमाउंट उतना ही होता जितना सरफेस पर है। इसीलिए तो जब हम लोग दही से मक्खन छाछ वगैरह बनाते हैं तो मक्खन तैर के उसकी सरफेस पे आ जाता है, बना हुआ है, और ऑयल जो है हमें पता है पानी से हल्का होता है। तो मिल्क जो है वो भी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। हाँ जी, तो ये हमने डिफरेंसेस देख लिए होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बीच में। होमोजीनियस मिक्सचर जो है बच्चों वो इन्वॉल्व करता है ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन को। होमोजीनियस मिक्सचर इन्वॉल्व्स ओनली सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो आप लोगों को बच्चों हेडिंग बना देनी है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अगर कोई कहे कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन दो तो बहुत आसान है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मौजूद हो, जैसे नमक और पानी, इसमें दो ही कंपोनेंट है, पर अगर मैं नमक, चीनी और पानी तीनों को मिला दूं तो तीन हो जाएंगे। नींबू पानी की बात करें तो एक तो उसमें लेमन जूस हो गया, एक सेंधा नमक हो गया, एक चीनी हो गई और एक पानी, तो कंपोनेंट के तो पर हम दो कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक है, देखो सॉल्यूशन की डेफिनेशन, a homogeneous mixture of two or more components, a homogeneous mixture of two or more components is called solution, is called solution, is called solution। सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों को बच्चों नोट डाउन कर ली हैं, तीन चार प्रॉपर्टीज हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। पहली प्रॉपर्टी तो यही, इट शुड बी होमोजीनियस, होमोजीनियस होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, इट शुड बी होमोजीनियस। दूसरी प्रॉपर्टी, द साइज ऑफ पार्टिकल्स, द साइज ऑफ पार्टिकल्स should be smaller than, should be smaller than 1 nm, nm का मतलब है नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर, ब्रैकेट में लिख देना 10 की पावर -9 मीटर। तो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होना चाहिए, तभी आप उसे सॉल्यूशन कहेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, द पार्टिकल is not visible even by ultra microscope, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जाना चाहिए पार्टिकल। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, इसको आप लिख दो, इसको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इट डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, TYNDALL, TYNDALL, टिंडल इफेक्ट। इसे मैं अगली क्लास में समझाऊंगा जब ये टॉपिक आपका एक्चुअल में आएगा, जब अपन कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी, द सॉल्यूट, SOLUTE, solute particles cannot be separated from the mixture, cannot be separated from the mixture by filtration, सिर्फ छानने से सॉल्यूट पार्टिकल्स मिक्सचर से अलग नहीं हो सकते। अब सुनो ये सॉल्यूट क्या है, बहुत आसान चीज है। जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट है, और जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट है। जैसे नमक और पानी में, नमक घुल रहा है तो नमक तो सॉल्यूट कहलाएगा, और पानी जो है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। प्रॉपर्टीज हो गई, एक लाइन छोड़ करके डेफिनेशन लिखनी है तुम्हें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। सॉल्यूट की डेफिनेशन है, द सब्सटेंस विच इज गेटिंग डिसॉल्व्ड, the substance which is getting dissolved is called solute, और दूसरी डेफिनेशन सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट, the substance in which solute is getting dissolved, the substance in which solute is getting dissolved, solute is getting dissolved is called solvent। तो अगर तुमने सॉल्यूशन तैयार किया है, एग्जांपल के तौर पर, salt is dissolved in water, salt is dissolved in water, तो यहां salt तो कहलाएगा solute और water कहलाएगा solvent, water कहलाएगा solvent। सॉल्यूशन में ही एक छोटी सी हेडिंग है जो हमें करनी है, और वो हेडिंग है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि सॉल्यूशन में कितनी मात्रा सॉल्यूट की प्रेजेंट है। अगर सॉल्यूट काफी ज्यादा है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तुमने एसिड के लिए शायद सुना हो, दो तरीके के एसिड होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड और एक डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा सॉल्यूट, मतलब एसिड जो है वो काफी ज्यादा है पानी के अंदर, और डाइल्यूट का मतलब है कि पानी के अंदर एसिड का अमाउंट जो है वो बहुत कम है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या बताता है हमें, वो लिखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर लिखिएगा,
द अमाउंट ऑफ solute present in a solution. Solute present in a solution is represented by the concentration of solution. Concentration of solution. इस कंसंट्रेशन को हम लोग तीन अलग अलग तरीकों से शो कर सकते हैं। वो है, आपको बोर्ड पर शायद दिखाई दे रहा हो, एक मास परसेंटेज, एक वॉल्यूम परसेंटेज और एक है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और लिखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए आपसे मैं नेक्स्ट क्लास